तो पहले हेडिंग डालना बेसिक्स ऑफ वेव। क्या डालेंगे हम? बेसिक्स ऑफ वेव। बेसिक्स ऑफ वेव में होता क्या है? कुछ भी नहीं। अगर हमने एक ट्रांसवर्स वेव लेके समझाऊं नितिन, तो हमारे पास ट्रांसवर्स वेव कुछ ऐसा करके होता है, जो उठे हुए पार्ट्स होते हैं उसको हम क्रस्ट कहते हैं, जो गिरे हुए पार्ट्स होते हैं उसको हम ड्रॉप कहते हैं कि नहीं कहते हैं? यस सर। दो कॉन्सेक्यूटिव क्रस्ट यानी कि एक के बाद का एक क्रस्ट के बीच की दूरी को हम क्या कहते हैं? वेवलेंथ। और डिनोट किससे करते हैं? लैम्डा से। इसका मतलब नाम क्या होता है इसका? वेवलेंथ नाम होता है। क्या नाम होता है? वेवलेंथ। और डिनोट किससे करते हैं? लैम्डा से। समझ गए? कोई दिक्कत तो नहीं? अच्छा सुनो, यहां से वेव स्टार्ट हुआ था। ऊपर में एक बार चक्कर लगाया, नीचे में एक बार चक्कर लगाया, इसको हम कहते हैं एक साइकिल कंप्लीट हुआ या फिर एक वेव कंप्लीट हुआ। क्या कंप्लीट हुआ? एक वेव। यहां से स्टार्ट हुआ, ऊपर गया, नीचे गया, कितने वेव कंप्लीट हुए? एक और वेव कंप्लीट हो गया। सही बात है? दो वेव कंप्लीट हो गए। तो जो एक चक्कर लगाने में जितना टाइम पीरियड लगता है उसको डिनोट करते हैं कैपिटल टी से। किसे डिनोट करते हैं? कैपिटल टी। और नितिन इसको हम कहते हैं टाइम पीरियड ऑफ वेव। क्या कहते हैं? टाइम पीरियड ऑफ वेव। कोई घबराया नहीं। देखना मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट की बात करेंगे। यहाँ पे जो पार्टिकल्स थे वही तो डिस्प्लेस हो रहे थे ना। ये पार्टिकल यहाँ तक गया होगा, ये यहाँ तक गया होगा, ये यहाँ तक गया होगा, ऐसे करके गया होगा। तो सबसे ज्यादा मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट किस पार्टिकल ने की? इसने। तो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट को मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट को एम्पलीट्यूड कहते हैं। एम्पलीट्यूड कहते हैं। और डिनोट किससे करते हैं इसको हम? ए से। एम्पलीट्यूड मतलब क्या होता है? मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल ऑफ मीडिया। मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल्स ऑफ मीडिया। समझ गए? हाँ भैया सर। जो अपने पास सबसे पहला आता है वेवलेंथ, दूसरा आता है टाइम पीरियड, तीसरा आता है एम्पलीट्यूड, और चौथा पढ़ोगे आप फ्रीक्वेंसी के बारे में। नाम तो सुना ही होगा इसका। फ्रीक्वेंसी की बात करते हैं। फ्रीक्वेंसी मतलब क्या होता है? कोई हिंदी में बताना चाहेगा? जल्दी से बताओ। गलत से मत बताओ, सही बताया तरीके से। रेंज। और बताओ फ्रीक्वेंसी मतलब क्या होता है? वे फ्रीक्वेंसी उसमें आती है हर्ट्ज। एक सेकंड में फ्रीक्वेंसी की यूनिट हर्ट्ज होती है। एक सेकंड में कितनी चीजें होती है? एक सेकंड में कितनी चीजें होती है उसे कहते हैं। क्या बोलना? अगला एक सेकंड में कितने वेव्स बन रहे हैं। हाँ, द नंबर ऑफ वेव प्रोड्यूस इन 1 सेकंड। यानी कि ऐसे जो साइकिल बनते हैं ना एक, ये एक सेकंड में कितने ऐसे बन रहे हैं। मान लो मैं यहाँ से लेके यहाँ तक का टाइम कितना मान लेता हूँ? 1 सेकंड। सो कितना मान लिया? 1 सेकंड। तो 1 सेकंड में कितने वेव बन रहे हैं? 1 और 2। तो फ्रीक्वेंसी कितनी हो जाएगी? 2 हर्ट्ज। समझ गए? तो नंबर ऑफ वेव प्रोड्यूस इन 1 सेकंड बोला जाए। नंबर ऑफ वेव प्रोड्यूस इन 1 सेकंड इज कॉल्ड फ्रीक्वेंसी। मैं डेफिनेशन लिखूंगा, खुद ही लिख लेना आप लोग। और फ्रीक्वेंसी को डिनोट किससे करते हैं? एफ से, या फिर जब 11th में आया तो आपको न्यू से डिनोट करना होता है। किससे? न्यू। समझ गए? यस सर। इसका एक फार्मूला होता है छोटा सा। हमें इसका एक छोटा सा फार्मूला भी होता है कि टाइम पीरियड ऑफ फ्रीक्वेंसी में फार्मूला होता है टाइम पीरियड इज इक्वल टू 1 अपॉन में फ्रीक्वेंसी होता है। पढ़ा होगा बच्चों ने? पढ़ रखा है? हां ना तो बोलो। हां भैया। बेसिक्स ऑफ वेव में मैंने अभी सिर्फ 4 चीजें बताई है। वैसे 7 चीजें बतानी चाहिए। कितनी चीजें बतानी चाहिए? 7 चीजें। आपको 7 चीजें पढ़नी पड़ती है, 3 चीजें बाद में पढ़ेंगे। अभी 4 चीजें अपने पास। सबसे पहला वेवलेंथ बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। इट इज द डिस्टेंस बिटवीन टू कॉन्सेक्यूटिव क्रस्ट। और दो कॉन्सेक्यूटिव ट्रफ के बीच में भी डिस्टेंस जो होता है उसको लैम्डा कहते हैं। ये याद रखना। याद रहेगा ना ये? हां ठीक है। दूसरा है अपने पास टाइम पीरियड। टाइम पीरियड मतलब एक साइकिल कंप्लीट करने में कितना वक्त लग रहा है उसको। तीसरा है अपने पास एम्पलीट्यूड। एम्पलीट्यूड पूछे तो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट होना चाहिए। और फ्रीक्वेंसी की बात कर रहे हैं। किसकी बात कर रहे हैं? फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी मतलब होता है कि एक सेकंड में कितने वेव कंप्लीट किए हैं। यूनिट क्या होती है फ्रीक्वेंसी? हर्ट्ज। फार्मूला क्या होता है? 1 अपॉन v न्यू। 1 अपॉन में न्यू इज इक्वल टू क्या? टाइम पीरियड। अब फ्रीक्वेंसी पूछूं तो क्या बताओगे? 1 अपॉन में t, क्योंकि यही तो था फार्मूला। हां है ना? तो बोले बता दे। स्मृति देख रहे हो? गाँव वालों आगे पहुंचते हैं अपने पास। आज का जो हेडिंग स्टार्ट होता है वो है स्पीड ऑफ वेव। निखिल क्या ले रहे हैं? स्पीड ऑफ वेव। सुन रहे हो? आपको से सुनना है सर? यस सर। स्पीड ऑफ वेव। यास्मीन हमने फिर से एक ट्रांसवर्स वेव ले लिया। क्या ले लिया? ट्रांसवर्स वेव ले लिया। ऐसा करके ये हमारा क्रस्ट था, ये हमारा क्रस्ट था। दो क्रस्ट के बीच के डिस्टेंस को एम्पलीट्यूड कहते हैं। क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? वेवलेंथ। किससे डिनोट करते हैं? लैम्डा से। अच्छा इन दोनों के बीच की डिस्टेंस को क्या कहोगे? वेवलेंथ। समझ गए? पक्का? चलो ठीक है। एक चीज और सुनो। अगर मैं टाइम पीरियड की बात करता हूं तो यहां से स्टार्ट करूं, एक चक्कर ऊपर का, एक चक्कर नीचे का, यहां तक में टाइम पीरियड को क्या कहोगे आप? कैपिटल टी ना? यही कहते हो? अच्छा मैं इसको यहां से स्टार्ट करके यहां से स्टार्ट करूं, सही बात है? देखो 0 से स्टार्ट हुआ था, 0 तक पहुंचा था। अगर मैं यहां से स्टार्ट करूंगा तो यहां तक का टाइम पीरियड, समझ रहे हो? यहां से यहां तक का टाइम पीरियड कितना हो जाएगा? कैपिटल टी। पक्का ना? वो किसी ने बचपन में स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम पढ़ा था? अच्छा स्पीड मैं यहां पे v मान लेता हूं।
क्या माना? V। डिस्टेंस कितना? लैम्डा। लैम्डा। और टाइम कितना? कैपिटल L। तो वेलोसिटी का पहला फॉर्मूला क्या बनता है? लैम्डा। लैम्डा। अच्छा 1 अपॉन अभी तो पढ़ा है हमने सिंस हमें पता है कि 1 अपॉन में t जो होता है यासीर वो क्या था? 1 upon में न्यू न्यू। फ्रीक्वेंसी। अभी भी पढ़ा है नहीं? हाँ, अभी। जहां देखो यहाँ 1 अपॉन में t दिख रहा है सीधा वे लिख तो क्या लैम्डा न्यू लिख दूं? हाँ, ये भी फॉर्मूला है। ठीक है। जब मेरे को फ्रीक्वेंसी दिया जाए लैम्डा दिया जाए तो ये फॉर्मूला लगा दूंगा, जो टाइम पीरियड दिया जाए लैम्डा दिया जाए ये फॉर्मूला समझ गए? अब अपने पास दो अलग-अलग वेव के दो अलग-अलग स्पीड बढ़ेंगे। सबसे पहले पढ़ेंगे हम स्पीड ऑफ ट्रांसवर्स वेव। कौन सा वेव? Speed of transverse wave। ट्रांसवर्स वेव। स्पीड ऑफ ट्रांसवर्स वेव की बात करेंगे। ट्रांसवर्स वेव ये सब कुछ तो सेम ही लग रहा है। लग रहा है ना सब कुछ? और स्पीड ऑफ ट्रांसवर्स वेव दो जगह निकाला गया। कहां-कहां निकाला गया? नितिन दो जगह निकाला गया। निखिल कहां-कहां निकाला गया? दो जगह। आयुष पहला निकाला गया इन स्ट्रिंग। धागा पता है वो स्ट्रिंग? हाँ। इन स्ट्रिंग। एक वेव में, और नहीं दूसरा सॉलिड में। सॉलिड में। इन सॉलिड वो स्ट्रिंग धागा याद है किसी को? धागा हाँ भैया था। रोप Yes, रस्सी। हाँ। चैप्टर नंबर 5 लॉज ऑफ मोशन और टेंशन धागे में। हाँ। धागे में टेंशन से क्या है? रीस्टोरिंग फोर्स। याद आया कुछ? हाँ, भैया। जब भी धागे की बात करते हैं धागा ले लो उसमें कुछ मास लटका दो, ऐसे करके लटका दिया तो मास mg कितना लगेगा? नीचे क्यों? और धागे में क्या क्रिएट होता है? टेंशन। ऊपर क्यों? रीस्टोरिंग फोर्स ही तो ये है क्या एग्जैक्टली? फोर्स। और फोर्स का डायमेंशन क्या होता है? -2 पक्का? हाँ भैया। दूसरा टर्म सुनो। एक तो फोर्स यानी कि टेंशन हो गया, दूसरा टर्म होता है मास पर यूनिट लेंथ। क्या होता है? मास पर यूनिट लेंथ। स्मॉल m मतलब यहाँ पे है मास अपॉन में लेंथ। इसको पढ़ते क्या है? मास पर यूनिट लेंथ। क्या पढ़ते हैं इसको? मास पर यूनिट लेंथ। अभी अगर मैं स्मॉल m को कहूँ मास पर यूनिट लेंथ, इसका डायमेंशन पूछूं तो क्या बताओगे? मास का m और l -1 है या ना? हाँ, सही बात है। हाँ, तो हम जब भी हम धागे की बात कर रहे हैं, किसकी बात कर रहे हैं? धागे की। तो धागे में या फिर रोप में हम क्या करेंगे? वापस मिटा रहा हूं, एक मिनट के लिए सुनो, ध्यान से देखना। मान लो वो कौन सा था, आप थोड़ा सा वो भी करते थे, यहाँ पे कप लगाते थे, दूसरा कप लगाते थे, वो भी याद है? माचिस भी लगा। और एक में बोलते थे या फिर एक में वाइब्रेशन क्रिएट करते थे, दूसरे में सुनाई देता था, हाँ ना? तो धागे के थ्रू, रोप के थ्रू आवाज ट्रांसफर हो सकता है, वेव ट्रांसफर हो सकता है। तो मान लो कि हमने एक धागा लिया, रोप लिया ऐसा करके, और यहाँ पे वो वाला वही वाला डायग्राम बना दे रहा हूं ताकि आपको समझ में, ऐसा कप वाला, है ना? आया ना? तो बोलिए। पर फिर आज तक कभी आवाज आई नहीं। अच्छा, पेपर में लगा रखा कराया था, नहीं कराया? सही से करा था, नहीं कराया? किया था मैंने। अगर मैं यहाँ पे वेव प्रोड्यूस करूं तो ये वेव इस रोप से ट्रेवल होके कहां पहुंच जाएगा? यहाँ पे पहुंचेगा। इस धागे में टेंशन कितना क्रिएट होगा? T इज अ काइंड ऑफ फोर्स। और T क्या होता है? फोर्स होता है, तो mlt -2 हो जाएगा। कोई दिक्कत तो नहीं सर। एक हमने स्मॉल m माना था जिसका मतलब क्या था? मास पर यूनिट लेंथ। इसका डायमेंशन क्या निकाला था? ml -1 निकाला था। इसके बाद स्पीड का फॉर्मूला निकाला गया। किसका फॉर्मूला निकाला? स्पीड का। स्पीड ऑफ ट्रांसवर्स वेव इन स्ट्रिंग निकाला गया। डायमेंशनल चैप्टर नंबर 2 हाँ भैया याद है? देख रहे हो, अगर मैं टेंशन अपॉन में मास पर यूनिट लेंथ कर, टेंशन को मास पर यूनिट लेंथ से डिवाइड कर दिया तो टेंशन का डायमेंशन क्या होता है? mlt -2। सब क्या होता है? mlt -2। मास पर यूनिट लेंथ का क्या था? m हाँ कि नहीं था? हाँ, 2 से 1। निखिल कह रहे हो m से m गया और l की पावर -1 है, ऊपर जाएगा तो एक n पहले से हो जाएगा, l2 हो जाएगा ना? t - तो क्योंकि जो वेलोसिटी का डायमेंशन बताएगा, lt -1। वेलोसिटी का डायमेंशन होता है lt -1। हाँ कि नहीं था? हाँ। क्या मैं वेलोसिटी का स्क्वायर लिखूं तो l का स्क्वायर t की पावर -2 लिख सकता हूं? हाँ भैया बिल्कुल। l का स्क्वायर t की -2। हाँ यही तो है। देख रहे हो? हाँ। ये तो वेलोसिटी है, वेलोसिटी का स्क्वायर। तो यानी कि टेंशन अपॉन में मास पर यूनिट लेंथ इक्वल टू v का स्क्वायर होता है कि नहीं? पक्का? अगर मैं यहाँ से स्क्वायर हटाऊंगा तो क्या लग जाएगा? वेलोसिटी इक्वल टू लिखा जाता है √d अपॉन में m। समझ में आया? t मतलब क्या है? t मतलब क्या है? टेंशन, जो फोर्स था रीस्टोरिंग वाला। और m मतलब क्या है? लिखो जल्दी से लिखो। मास अपॉन में P मतलब यहाँ पे टेंशन है और M मतलब है मास पर यूनिट लेंथ। मास मतलब लेना, मास पर यूनिट लेंथ की बात करेंगे। छोटी मोटी चीजें हैं, जल्दी से लिखा जाए। वैसे सेकंड चैप्टर के हिसाब से करते हो, डायगे को उसमें लेकर कराते हैं, फिर कांस्टेंट लगाते हैं, कांस्टेंट इक्वल टू 1 मानते हैं, इसलिए सीधे सीधे कर लो। अब सुनो, मैं वाला देखना मत करो। अब कोई देखिए, जब हम सॉलिड की बात करें, किसकी बात करें? सॉलिड। चैप्टर नंबर 9 याद है? 9 सॉलिड। Solid। मैकेनिकल प्रॉपर्टी ऑफ हाँ, सॉलिड। भैया, याद वो है। मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, हाँ भैया, याद है। मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी, यासिर, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी, के से बोलते हैं। मॉड्यूलस
ऑफ इलास्टिसिटी लिख देता हूं, इलास्टिसिटी, समझ रहे हो? उसको वो था ना स्ट्रेस अपॉन में स्ट्रेन वाला, आ गया तो देखो यहाँ पे डिनोट किससे कर रहा हूँ मैं, नीटा से। किससे डिनोट कर रहा हूँ? नीटा। अब नीटा का मतलब क्या है कि कैसे करते थे? हाँ कैसे करते थे बच्चे, हम बुकों में नीटा साफ रहता है, तो नीटा से करना पड़ता है। स्ट्रेस अपॉन में स्ट्रेन, स्ट्रेन तो डायमेंशनलेस था, स्ट्रेन तो डायमेंशन लेस था। तो बचा कौन? स्ट्रेस। Stress। और स्ट्रेस का मतलब क्या होता है? फोर्स अपॉन में एरिया, फोर्स अपॉन में एरिया। तो फोर्स का डायमेंशन क्या है? mlt - 2 और एरिया का क्या है? L स्क्वायर है ना। तो बोलो इसको ऊपर लेके जाऊंगा तो क्या बनेगा? m l - 1 t - 2। देख लो कुछ गलत तो नहीं लिखा, यानी कि मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी का जो डायमेंशन होता है वो ये होता है कि नहीं? अच्छा सर, हाँ भैया होता है। दूसरा डेंसिटी रो याद है? रो स्मृति, डेंसिटी का फॉर्मूला बचपन में हमने मास अपॉन वॉल्यूम पढ़ा था कि नहीं? अगर मैं डायमेंशन निकालूं हर्ष तो मास का मास और वॉल्यूम का क्या होता है? L होता है कि नहीं? जैसे ही ऊपर जाएगा तो कितना हो जाएगा? M होगा कि नहीं होगा? फिर से वही करेंगे, डायमेंशनली निकालने की कोशिश करेंगे, नीटा अपॉन में रो करेंगे। नीटा कितना था? ml - 1 था, t - 2 था, अपॉन में ml - 3। सही बात, 4 हो जाएगा। नहीं ऐसे कैसे? देखो m से m तो कटेगा और ये ऊपर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, तो कितना लिखूंगा? देखो m की m तो कट गया, l की पावर +3, l की पावर -1 और यहाँ पे कितना आ गया? -2। कितना बचेगा? L की पावर l की पावर 2 ही तो बचेगा। बेस m पावर l स्क्वायर आ गया, l2 t - 2 स्क्वायर आ गया, l2 t - 2। सो l2 नहीं रुको तो सही, l2 t - 2। हाँ ऐसे यहाँ देख रहे हो? देख रहा आ गया। यहाँ देख रहे हो? L2 t - 2 किसके बराबर है? के स्क्वायर के। नीटा अपॉन में रो इक्वल टू v स्क्वायर लिख दूं, पक्का? तो यहाँ से क्या वेलोसिटी निकालूंगा तो वेलोसिटी इक्वल टू फिर से रूट लगा दूंगा इधर में, नीटा अपॉन में रो लिख दूंगा। नीटा मतलब क्या है? मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी और रो मतलब क्या है? डेंसिटी। लिख लो जल्दी से, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी और रो मतलब है डेंसिटी। तो गांव वाले 2 फॉर्मूले निकले हमारे पास ट्रांसवर्स वेव के। अगर मेरे को रस्सी दे दिया तो टेंशन और मास पर यूनिट लेंथ दे दो, और सॉलिड दे रहे हो तो नीटा और डेंसिटी दे दो। समझ में आ रहा है इसमें? ये स्ट्रेस का वो कुछ डेफिनेशन था क्या ऐसे? अपॉन में ओरिजिनल डायमेंशन, हाँ चेंज इन डायमेंशन, वो तो उसका था स्ट्रेन का यूनिट होता है ना, चेंज इन डायमेंशन टू ओरिजिनल डायमेंशन। ठीक है, किसका वेलोसिटी पढ़ना है? को देखो, सॉलिड का इनसॉलिड में का पढ़ना है। ट्रांसवर्स हां ट्रांसवर्स वेव बोले तो सही, मैंने सब नहीं बोल रहे थे। वेलोसिटी ऑफ वेलोसिटी ऑफ कहां एक तो हमने पढ़ा स्ट्रिंग में, दूसरा पढ़ा सॉलिड में ना। अब वेलोसिटी ऑफ लॉन्गिट्यूडिनल वेव दूसरा भी तो है, बुरानी मान जाएगा। स्पीड ऑफ लॉन्गिट्यूडिनल वेव। गांव वालों हमने सबसे पहला पढ़ा किसका? स्पीड ऑफ ट्रांसवर्स वेव। 2 जगह पढ़ा, कितनी जगह पढ़ा? 2 जगह। लॉन्गिट्यूडिनल वेव कहता है अच्छा हमको पीछे छोड़ दिया, हमको पीछे छोड़ दिया। 3 जगह निकलवाया। कितनी जगह निकलवाया? कहता नहीं ऐसे कैसे, चीटिंग। उसको पहले दिया गया, हमको बाद में। अब हम 3 जगह बात करेंगे। सबसे पहला स्पीड ऑफ लॉन्गिट्यूडिनल वेव इन लिक्विड और गैस। सुन रहे हो? यस सर। स्पीड ऑफ लॉन्गिट्यूडिनल वेव इन हर्ष। दूसरा इन सॉलिड। किसमें? इसने बोला कि लिक्विड गैस तो हो गया, सॉलिड तो हो गया, तीसरा है अपने पास इन सॉलिड रॉड। सॉलिड रॉड सॉलिड होता है, नॉट लिखेंगे। अलग खेलिए। वो सॉलिड रॉड कंप्लीट सॉलिड होगा। ये सारे सॉलिड है, इसमें शेप कंफर्म नहीं है, इसमें रॉड की शेप कंफर्म कर रही है। सिलेंडर टाइप। समझ गए? मिटा दोगे? रोज रोज ने तो बीत गया। अब गांव तो सस्ते भैया हो तेरे को प्रैक्टिकल करना है रोज का। हाँ तो चाटा दे वैसे महंगे हो गए, तभी महंगे लगते हैं लोगों को। उस यार दिन में तो लगते चाटा भैया, है। रोज डे वाले दिन महंगे नहीं लगते। हमने बोला स्पीड ऑफ लॉन्गिट्यूडिनल वेव, ये बुरा मान गया। इसने बोला 3 जगह निकाला जाएगा। पहला क्या है? लिक्विड और गैस।
वो मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी याद है? हाँ, तीन टाइप के होते थे कितने? तीन टाइप के। यंग्स मॉडुलस, बल्क मॉडुलस, शियर मॉडुलस याद है? बल्क मॉडुलस में वॉल्यूम आता है, क्या आता है? वॉल्यूम। और जब भी लिक्विड और गैस की बात करें तो वॉल्यूम भी तो आएगा। यहाँ पे कौन निकालेंगे? बल्क मॉडुलस। तो बल्क मॉडुलस को हम B से भी डिनोट करते हैं और कुछ बुकों ने K से भी कर रखा है, तो हम K से डिनोट करेंगे। रोएगा तो नहीं कोई? बल्क मॉडुलस का फॉर्मूला क्या था? PV FV अपॉन में A डेल्टा V। हाँ बल्क मॉडुलस का फॉर्मूला क्या था? FV अपॉन में A डेल्टा V माइनस का। FV अपॉन में A डेल्टा पर FV माइनस का होगा। माइनस मैं इसको लिखूं, F अपॉन में A को ऊपर लिखूं ताकि स्ट्रेस न दे रहा है, और डेल्टा V अपॉन में V को लिखूं ताकि वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन न दे रहा है। ये तो डायमेंशनलेस है, क्योंकि ये भी वॉल्यूम है, ये भी वॉल्यूम है। बचा कौन सा? फिर से ये दोनों। फिर से इसका डायमेंशन निकालोगे तो ml-1 t-2 निकलेगा। सही बात है? ये हमारे पास बल्क मॉडुलस का डायमेंशन है। क्लियर? फिर से डेंसिटी पकड़ लो। डेंसिटी इक्वल टू होता है मास अपॉन में वॉल्यूम। मास का क्या होता है? m, और वॉल्यूम का क्या होता है? ml-3। समझ गए इतना? फिर से यहां से वही करेंगे कि बल्क मॉडुलस अपॉन में डेंसिटी करेंगे। फिर से अगर मैंने इसको डिवाइड किया तो ml-1 t-2 आएगा, और यहां पे यास्मीन क्या लिखेंगे हम? स्मृति यहां ये लिखेंगे। सही बात है? ऊपर जाएगा तो m से m कटेगा, फिर से ये l² t-2 हो जाएगा। हो जाएगा? हम फिर से बोलेंगे, हर्ष यहां पे बोलेंगे कि जो v² होता है, सॉरी v होता है, वो क्या होता है? lt-1 होता है। कितना होता है? d का स्क्वायर l² t-2 हो जाएगा। सही बात है? हां ना? तो बोलो इसको, मतलब l² t-2 को रिप्लेस करके हम क्या लिख सकते हैं? v²। तो फिर से लिखेंगे बल्क मॉडुलस अपॉन में डेंसिटी इज इक्वल टू v का स्क्वायर आएगा, फिर से v का आएगा, तो रूट में बल्क मॉडुलस अपॉन में डेंसिटी आ जाएगा। कुछ था इसमें? बढ़िया भैया। मजा आ रहा भैया। था कुछ इसमें? नहीं, पेपर में आएंगे भी, पेपर में आएंगे। आज तक आसान चीजें पेपर में आई है? नहीं। पूछने वाली बात थी। अब सुनो सुनो सुनो, दूसरा भी देख लो, दूसरा भी देख लो। छोटी सी चीजें देख लो। हम सॉलिड की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं? अभी अभी पीछे में सॉलिड लिया था, मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी लिया था। मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी। देखते रहना वरना घुटाला हो जाएगा। इलास्टिसिटी, इलास्टिसिटी। लेकिन हमने बोला मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी कितना माना था हमने? नीटा। और डायमेंशन क्या निकला था हमारे पास? ml-1 t-2 निकला था। हर चीज का डेरिवेशन नहीं है, इसका डायमेंशनली प्रूफ नहीं है, मैं सीधे सीधे फॉर्मूला दूंगा, इसलिए कह रहा हूं देखते रहना। और अभी अभी बल्क मॉडुलस निकाला, वो भी कितना निकला था हमने? ml-1 t-2। समझ गए? तो इस बार जो सॉलिड की बात होती है ना, किसकी बात होती है? सॉलिड। लेकिन इस बार नीटा भी आएगा, बल्क मॉडुलस भी आएगा, दोनों एक ही फॉर्मूले में। समझ गए? और डेंसिटी तो आएगा ही आएगा, रो मास अपॉन में वॉल्यूम। समझ गए? इसका डायमेंशन कितना था? ml-3 था कि नहीं था? जो इन तीनों को मिला के फाइनल फार्मूला दिया गया डायरेक्टली, वो था वेलोसिटी इज इक्वल टू, देखते रहना, बल्क मॉडुलस का बल्क मॉडुलस प्लस 4/3 ऑफ नीटा अपॉन में डेंसिटी। क्या है? 4/3 कहां से आया? शाबाश, मना कर रहा हूं, डेरिवेशन नहीं है, फिर भी पूछना अरे है। याद ही करना है ना ये। याद करना है। डायमेंशनली प्रूफ हो सकता है। नहीं रहने मत दो, करो, मत करो। नहीं करनी रहो, करनी रहो, करनी रहो, बता रहा हूं। मुझे लॉजिकल अरे खुद ही कर लेना, नाले को सुन तो लो। क्या है ये? बल्क मॉडुलस। ये क्या है? नीटा। इलास्टिसिटी। दोनों का डायमेंशन सेम है। ऐड करोगे तो याद है ना, हम L प्लस में L करते थे तो डायमेंशन डायरेक्टली L ही आता था। ये कैसे समझाते हैं हम बच्चों को? मीटर प्लस में मीटर करोगे तो डायरेक्टली मीटर ही आएगा, पता है ना? 2 मीटर प्लस में 3 मीटर इक्वल टू 5 मीटर आएगा, मीटर का स्क्वायर नहीं आता। क्लियर ना? क्लियर है। तो दो डायमेंशन को जोड़ोगे तो डायरेक्टली सेम ही आ जाएगा। फिर से डेंसिटी डिवाइड करोगे, वापस वही वाली बात हो जाएगी। समझ गए? ठीक है। तो डायमेंशनली तो प्रूफ है, इसका डेरिवेशन नहीं है, सीधे सीधे लिखा गया था। अभी तीसरा वाला भी तीसरा भी करवाई कराई दो। दो। ठीक है, क्या है इतना तो लिख करवाई देता। सुन लो रॉड की बात रॉड की। यास्मीन किसकी बात हो रही है? रॉड मतलब यंग्स मॉडुलस। याद आया कुछ? हाँ। रॉड मतलब यंग्स मॉडुलस। यहाँ पे बस इतना सा किया गया कि रॉड की बात कर ली गई और यंग्स मॉडुलस को लाया गया, जो कि ये था। हाँ भैया। फिर से इसका फॉर्मूला Accelerate स्ट्रेन होगा कि नहीं होगा? स्ट्रेन जो है वो डायमेंशनलेस है। फिर से स्ट्रेस का फॉर्म डायमेंशन लिखोगे ml-1 t-2 लिखोगे। ठीक है भैया। फिर से डेंसिटी लिखा जाएगा, मास अपॉन में वॉल्यूम, और निकल को कितना आएगा? ml-3 आएगा कि नहीं आएगा? फिर से यंग्स मॉडुलस अपॉन में डेंसिटी किया गया तो ml-1 t-2 लिखा गया और ml-3 लिखा गया। फिर से ये l² t-2 आ जाएगा। फिर से रिप्लेस करोगे फिर से v² आ जाएगा। फिर से गामा बाई रो हो जाएगा। सुनो, अगर रॉड कह दे तो यंग्स मॉडुलस अपॉन में डेंसिटी, यंग्स मॉडुलस अपॉन में डेंसिटी। अगर वो मेरे से सिर्फ सॉलिड कहे, किसके केस में? लॉन्गिट्यूडनल के केस में। किसके केस में? सिर्फ सॉलिड कहे तो k बल्क मॉडुलस प्लस में 4/3 मीटर। अगर ये पे ट्रांसवर्स रूप में जरा, ये पे ट्रांसवर्स वेव होता तो, अगर ट्रांसवर्स वेव होता तो मैं सिर्फ सॉलिड कहूं, वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या लिखा था आपने? अंडर रूट। ऐसे सिंपल था। हां अगर ट्रांसवर्स वेव है तो नीटा अपॉन में रो, या फिर अगर लॉन्गिट्यूडनल वेव है तो बल्क मॉडुलस प्लस में 4/3 ऑफ नीटा अपॉन में रो। तो रोया तो नहीं? नहीं।
और वही लॉन्गिट्यूडिनल वेव की बात कर रहे हैं बल्क मॉडुलस के टर्म में। तो बल्क मॉडुलस अंडर रूट बल्क मॉडुलस अपॉन में K अपॉन में रो सबके नीचे है और V सबके बाहर है। ये तो मजाक चल रहा था, अब ज्यादा लड़ाई तो अभी स्टार्ट होगी। उसी में तो आ रहा है ये फोन करूं भैया अभी चलिए आधी फिजिक्स मतलब न्यूटन साहब। न्यूटन ना होते तो फिजिक्स होती नहीं आती। हाँ ये भी कह सकते हैं। भैया ये सेफ पेज से था ना। न्यूटन साहब आए और कहते हैं कि जो साउंड का प्रोपगेशन है ना, साउंड जब एक मान लो एक मीडियम अपने पास है, जब भी किसी मीडियम में से साउंड ट्रेवल करता है, क्या करता है? तो वो आइसोथर्मली ट्रेवल करता है। नहीं एक्सप्लेनेशन दिया उन्होंने एक्सप्लेनेशन दिया। क्या सुनो तो सही बता। उन्होंने क्या कहा कि जब भी कोई मीडियम है उसमें से अगर कोई साउंड ट्रैवल कर रहा है तो कैसे ट्रैवल करेगा? आइसोथर्मली। तो लोगों ने सवाल जवाब करना स्टार्ट कर दिया, सर ऐसे कैसे? सर जब साउंड ट्रैवल करता है, जब सर साउंड ट्रैवल करता है तो कंप्रेशन और रेयरफैक्शन बनाता है, यानी कि मॉलिक्यूल को पास ला देता है, कहीं मॉलिक्यूल गैप छोड़ देता है। जहां मॉलिक्यूल पास है तो कोलिजन बढ़ेगा, आपस में टकराएंगे ज्यादा, जहां टकराएंगे तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी, टेंपरेचर बढ़ जाएगा। तो कंप्रेशन का टेंपरेचर ज्यादा होता है और रेयरफैक्शन का टेंपरेचर कम होता है। तो सर टेंपरेचर तो चेंज हो रहा है, आइसोथर्मली कैसे हो सकता है? सुन रहे हो? तो न्यूटन साहब बड़े साइंटिस्ट, उन्होंने एक्सप्लेन देखो ऐसा हो क्या रहा है, जो कंप्रेशन है, सही बात, जो कंप्रेशन है वहां पे टेंपरेचर बढ़ जाता है, जो रेयरफैक्शन वहां पे टेंपरेचर घट जाता है। और होता क्या है, जितना टेंपरेचर कंप्रेशन में बढ़ा है उतना ही कम हो जाता है। वो सोर्स की तरह काम करने लग जाएगा, और जो रेयरफैक्शन वो ठंडा हो गया, ये गर्म और ये ठंडा। तो हीट जो है वो सोर्स से सिंक की तरह ट्रांसफर हो जाता है। बात बराबर खत्म। आइसोथर्मल प्रोसेस सुनो ना, यास्मीन ने क्या बोला, जो कंप्रेशन है वहां पे टेंपरेचर बढ़ा होगा और जो रेयरफैक्शन वहां पे टेंपरेचर घटा होगा, एक गर्म हो गया एक ठंडा हो गया, हीट ट्रांसफर हो जाएगा, नेट टेंपरेचर खत्म। समझ गए? इन्होंने क्या कहा कि जो प्रोपगेशन ऑफ साउंड है, कौन है? इज एन आइसोथर्मल प्रोसेस। इन्होंने कहा कि प्रोपगेशन क्या कहा? प्रोपगेशन ऑफ साउंड इज आइसोथर्मल an isothermal process. Isothermal process. नितिन आइसोथर्मल प्रोसेस याद है? थर्मोडायनामिक्स में हाँ, याद है। आइसोथर्मल प्रोसेस में टेंपरेचर कांस्टेंट हुआ करता था क्या किसी ने आइडियल गैस इक्वेशन पढ़ा था? आइडियल गैस इक्वेशन लिखने दो, PV nRT। क्या nR मतलब गैस कांस्टेंट, R मतलब गैस कांस्टेंट, और ये तो कांस्टेंट है ही। n हम वैसे ही मान लेते हैं और टेंपरेचर हमारा कांस्टेंट है। अगर हम n भी मान लेते तो सब कुछ कांस्टेंट हो गया, हो गया कि नहीं? यानी PV 1 कांस्टेंट, PV कांस्टेंट। इन्होंने बोला कि सर सुनिए, अभी आपने वेलोसिटी का फॉर्मूला निकाला था कि नहीं? हाँ भैया। कौन सा लिखोगे? कौन सा लिखोगे बताओ? बल्क मॉडुलस वाला लिखोगे। अभी हमने वेलोसिटी का फॉर्मूला निकाला था, वो बल्क मॉडुलस अपॉन में डेंसिटी था कि नहीं था? सिंस हमने ये वाला फॉर्मूला निकाला था, इसको क्वेश्चन नंबर 1 कह देता हूं, वापस सुनना जरा। इन्होंने कहा कि सर PV कांस्टेंट होगा। हाँ भैया। बाय डिफरेंशिएटिंग, देखते हैं ना, बाय डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड। समझ गए? बाय डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड। देखो जब भी ये वाला मल्टीप्लाई वाला आता है, ये सर आपने ये वाला डिफरेंशिएशन भी नहीं किया, फिर x और y दो वेरिएबल्स क्या है? x और y दो वेरिएबल्स आता तो है भैया। हाँ सब आता है। x सबको याद है ना? x और y वेरिएबल है, दोनों ही मल्टीप्लाई में है, इक्वल टू कुछ भी कांस्टेंट ले लिया मैंने, पाई ले लिया। अगर मैं आपसे कहूं कि डिफरेंशिएट कर दो दोनों साइड, तो करते कैसे हैं? पहले x और y दोनों ही वेरिएबल थे और दोनों मल्टीप्लाई में थे, आयुष हमने इसको कांस्टेंट लिखा और डिफरेंशिएट कर रहे तो पहले का डिफरेंशिएशन दूसरे को एज इट इज लिखेंगे, और फिर प्लस में दूसरा का डिफरेंशिएशन और पहले को एज इट इज लिखेंगे, लिख दिया। और आगे में कौन था? कांस्टेंट, और कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन कितना होता है? 0। मैं सेम चीज यहां पे अप्लाई करने वाला हूं, सुन रहे? क्या आइसोथर्मल प्रोसेस था? हाँ। आइसोथर्मल प्रोसेस में कौन कांस्टेंट है? टेंपरेचर। वेरिएबल कौन है? प्रेशर, वॉल्यूम, हीट। याद है? प्रेशर, वॉल्यूम और हीट वेरिएबल था। डिफरेंशिएशन ऑफ प्रेशर इनटू में वॉल्यूम प्लस P का P दूसरे का, यानी कि dV डिफरेंशिएशन ऑफ वॉल्यूम इक्वल टू कांस्टेंट, और कांस्टेंट डिफरेंशिएशन 0। इसको दे, क्यों मुझे P निकालना है? क्या निकालना है? तो ये प्लस में था, इधर जाएगा तो माइनस में, तो P डेल्टा V इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? माइनस का dP इनटू में V हो जाएगा। अगर मैं P निकालूं तो dV मल्टीप्लाई में, ठीक है, माइनस का dP इनटू में V अपॉन में dV। सही है? ये जो V है
कहीं जो डिवाइड में जाएगा तो डिनोमिनेटर के डिवाइड में जाएगा, तो माइनस का dp अपॉन में dv by v, सही बात है। हाँ भैया। कहीं डेल्टा v by v, हाँ। कहीं वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन, ठीक है, कहीं चेंज इन प्रेशर है, कहीं स्ट्रेस के बराबर होता है, स्ट्रेस इक्वल टू फोर्स अपॉन में एरिया, प्रेशर इक्वल टू फोर्स अपॉन में एरिया, माइनस साइन मतलब ये दिखा रहा है वॉल्यूम घट रहा है ना, तो बोल कहीं डायरेक्टली ये बल्क मॉडुलस है, हाँ भैया। है कि नहीं है? हाँ। क्योंकि बल्क मॉडुलस का फॉर्मूला भी तो यही था, स्ट्रेस अपॉन में माइनस के डेल्टा v by v, यही तो लिखते थे हाँ भैया। लिखते थे। तो यहाँ पे जो बल्क मॉडुलस आया वो तो प्रेशर के बराबर है, बल्क मॉडुलस प्रेशर के बराबर है, वो तो कांस्टेंट। ये वाला फॉर्मूला याद है? हाँ भैया। सॉरी ये वाला फॉर्मूला याद है? यानी कि जो बल्क मॉडुलस है निखिल वो किसके बराबर आ रहा है? प्रेशर। हम बोलेंगे सर देखिए वेलोसिटी इक्वल टू लिखेंगे हम, न्यूटन साहब ने लिखा कि बल्क मॉडुलस को हटा के आप क्या लिख सकते हो? प्रेशर अपॉन में डेंसिटी, यानी कि अगर आपको प्रेशर पता हो गैस का तब भी आप वेलोसिटी निकाल सकते हैं। इतना प्रूफ करके एक बार जल्दी से रिकैप करवाना, जल्दी से बताना। न्यूटन साहब आए, उन्होंने क्या बताया कि साउंड का प्रोपगेशन कैसा होता है? आइसोथर्मल प्रोसेस। कैसा प्रोसेस होता है? आइसोथर्मल प्रोसेस में टेंपरेचर कांस्टेंट रहेगा, वेरिएबल कौन हो जाएगा? प्रेशर, वॉल्यूम और याद है क्या लगा हमने? आइडियल गैस को एनआरटी सारे कांस्टेंट, पीवी डिफरेंशिएशन, पहले का डिफरेंशिएशन दूसरा एज इट इज, दूसरे का डिफरेंशिएशन पहला एज इट इज, और कांस्टेंट का तो डिफरेंशिएशन शिफ्ट किया, किसके बराबर निकालते हैं? बल्क मॉडुलस। बल्क मॉडुलस हटा के प्रेशर, समझ गए? लिखा जाए भाई ये मतलब रिकॉर्डिंग वीडियो पर डाल सकते हो। लगा मुझे डालने लायक है तो डाल। टिकटॉक पर डालना है। टिकटॉक पर डाल। हाँ अभी वो मोदी साउंड साहब को पहले डालना एप्लीकेशन लिखूंगा, सर अलाउ करो हमें। आने तो वाली ये भी है, उससे चल जाएगा। है सेट मैन भैया वो सब उस पे डाउनलोड करके डाल दिल्ली दो। के सारे लड़के वापस आ रहे हैं। बीच पे तो है। सारे चमड़ी वापस सॉरी वापस। पीले पीले बाल करा के सुनो लाप्लास साहब आयुष कौन है? लैप्लास। यासिर हमें न्यूटन साहब ने क्या बताया था कि जो साउंड का प्रोपगेशन है वो आइसोथर्मल है। क्या बताया था? आइसोथर्मल है। और उन्होंने रीजन क्या दिया था कि जो कंप्रेशन है, टेंपरेचर जो बढ़ा है वो रेयर फ्रैक्शन में हीट ट्रांसफर करके बाद बना है। हां ठीक है बताया लाप्लास साहब कौन है? लाप्लास। हम दो बातें पकड़ ली। क्या सर पहली बात तो आप कह रहे हो कि जो हीट है वो कंप्रेशन में से रेयर फ्रैक्शन में चला जाएगा, कह रहे? अब जो कह रहे हो कि जो कंप्रेशन है उसमें जो हीट है वो कहां चला जाएगा? रेयर फ्रैक्शन में, यानी कि सोर्स से सिंक की तरफ चला जाएगा, गर्म से ठंडे की तरफ चला जाएगा। हाँ या ना? तो लेकिन सर गैस तो पुअर कंडक्टर ऑफ हीट है, गैस तो जल्दी हीट ट्रांसफर करता ही नहीं है वो तो। और दूसरी बात सर कंप्रेशन रेयर फ्रैक्शन इतनी जल्दी जल्दी बनता है, टाइम ही कहां मिलेगा? एक तो पुअर कंडक्टर, ऊपर से कंप्रेशन रेयर फ्रैक्शन बहुत जल्दी जल्दी बनता है। एक तो गैस पुअर कंडक्टर, ऊपर से कंप्रेशन रेयर फ्रैक्शन इतनी जल्दी जल्दी बनता है कि हीट ट्रांसफर होने का टाइम नहीं मिले। जो पुअर कंडक्टर्स को तो टाइम लगेगा ना, जो पुअर कंडक्टर्स को तो टाइम लगेगा। ऐसा कंप्रेशन रिएक्शन बहुत जल्दी जल्दी बनता है क्योंकि आवाज तो बहुत जल्दी ट्रांसफर हो जाती है। आ गया मैंने बोला नहीं सर इतनी जल्दी हीट ट्रांसफर हो ही नहीं सकता। कंप्रेशन में टेंपरेचर हाई है, रिएक्शन में टेंपरेचर लो है। आइसोथर्मल कहां से हुआ है? आइसोथर्मल नहीं, आइसोथर्मल एडियाबैटिक, आइसोथर्मल नहीं है ये, एडियाबैटिक। इसमें हीट कांस्टेंट रखें। इसमें हीट कांस्टेंट कैसे सर? कि मान लीजिए कोई वॉल्यूम ले लीजिए, आपने ले लिया, इसमें जितना साउंड एंट्री मारे क्या उतना साउंड एग्जिट मार लेगा? मारेगा ही ना सिस्टम में से। तो जितना एनर्जी आया उतना एनर्जी बाहर गया। नेट चेंज इन हीट जीरो। हां ना बोले हाँ। सबको समझना। हम दो बातें पकड़ ली। पहली बात तो सर गैस क्या है? पूरा दूसरी बात कंप्रेसर और रिफ्लेक्शन बहुत जल्दी होता है, हीट ट्रांसफर होने के चांसेस नहीं होगा। लाप्लास साहब आए और कहते नहीं सर आइसोथर्मल नहीं है वो, खुश मत हो ना, आपको गुस्सा आएगा देखते रहो। क्योंकि जहां इन्होंने कहा कि प्रोपगेशन ऑफ साउंड, सुनते रहना आयुष क्या बात कर रहे हैं? प्रोपगेशन ऑफ साउंड। प्रोपगेशन ऑफ साउंड जो है इज एन एडियाबैटिक प्रोसेस। एडियाबैटिक प्रोसेस। जहां उन्होंने एडियाबैटिक प्रोसेस की बात की, किसकी बात की? जैसे एडियाबैटिक प्रोसेस। क्या थर्मोडायनामिक्स आप सबने पढ़ा था? हां मैंने वर्क डन इन एडियाबैटिक प्रोसेस बताया था। क्या मैंने आपको वहां पे ये फॉर्मूला बताया था? P V की पावर गामा इज इक्वल टू कांस्टेंट हुआ करता था। यहां पे गामा क्या होता था? CP अपॉन में CP अपॉन CP। क्या होता? CP अपॉन CP। सेट इस बार इसका डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा। इसके बाद निकल देगा, रोने का नहीं हो रही। बाय डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड, बाय डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड। ये लाप्लास ने किया था डिफरेंशिएशन। हां
क्या पहले का डिफरेंशिएशन dp v की पावर गामा सही है पहले का डिफरेंशिएशन दूसरा एज इट इज प्लस दूसरे का डिफरेंशिएशन पहला एज इट इज यानी कि p का p इसका डिफरेंशिएशन देखो v की पावर कितना था गामा डिफरेंशिएशन क्या कहता है कि पहले पावर को आगे बुलाओ और पावर में से एक घटाओ सिंस डिफरेंशिएशन dv नहीं था तो आप यहां पे चेन रूल लगाओगे मल्टी में dv भी लिखोगे ठीक है समझ गए यस सर इक्वल टू कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन जीरो रो तो नहीं रहा नहीं। आंसू तो नहीं निकले नहीं। तो डेल्टा p इनटू में v की पावर गामा फिर से सेम चीज करेंगे गामा को आगे लिख देंगे v की पावर गामा v की पावर -1 और dv अलग लिखेंगे ठीक है भैया। आया ना तो हाँ, ये डिवाइड में लिखा हाँ, हुआ भैया, divide में। है ना इसको डिवाइड में करेंगे तो dp v की पावर गामा प्लस में गामा v v की पावर गामा dv बाय v by v फिर से एलसीएम लेंगे फिर से एलसीएम लेंगे तो पहले d v की पावर गामा v प्लस में गामा p v की पावर गामा dv अपॉन में गामा इक्वल टू 0 क्या कॉमन है कॉमन क्या आएगा v की पावर गामा v की पावर गामा तो v की पावर गामा कॉमन आया v की पावर गामा कॉमन आया तो बचा क्या यहाँ पे नितिन क्या बचा d p मल्टीप्लाई में प्लस में यहाँ पे गामा p गामा p, dv और dv क्या बचा गामा p dv और अपॉन में क्या आ गया v इक्वल टू 0 ये इधर गया तो 0 ये इधर गया तो 0 dpv प्लस में गामा p dv इक्वल टू 0 मस्त v चल रहा है अब p निकालेंगे फिर से p निकालेंगे तो फिर से इसको इधर भेजेंगे भेज दिया तो गामा p dv इक्वल टू माइनस का डेल्टा p सही है अगर फिर से मैं डेल्टा v तो सिर्फ डेल्टा v तो नितिन किसको आयुष डेल्टा v को तो गामा p इक्वल टू माइनस का dpv अपॉन में dv सही बात है हाँ, सर। मल्टीप्लाई में डिवाइड हो जाएगा हाँ। इस v को डिवाइड में लिखूं तो डिनोमिनेटर का डिवाइड हो जाएगा हाँ गामा p इक्वल टू माइनस का dp अपॉन में dv माइनस v ये वॉल्यूम में स्ट्रेन हाँ हाँ और प्रेशर यानी कि स्ट्रेस स्ट्रेस यानी कि बल्क मॉडुलस मॉडुलस इस बार बल्क मॉडुलस किसके बराबर निकला गामा p उसमें p निकल रहा था हाँ, इसमें गामा गामा नहीं आया। तो हमने वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या पढ़ा था आयुष वेलोसिटी का फॉर्मूला था अंडर रूट ये- बल्क मॉडुलस अपॉन में डेंसिटी था कि नहीं हाँ, ये था था। सिंस हमें ये वाला फॉर्मूला पता था तो बल्क मॉडुलस को रिप्लेस करके क्या लिख देंगे गामा बाय तो वेलोसिटी का जो फॉर्मूला था ने निकाल के दिया गामा p बाय रो ये किसने निकाल के दिया ये लाप्लास में न्यूटन साहब ने क्या निकाला था न्यूटन साहब ने जो निकाला था वो निकाला था वेलोसिटी ये निकाला था ना हाँ। इसको ठीक करके ये फॉर्मूला लाया एक और जोड़ दिया हमने एक गामा गामा जोड़ा है गामा का मतलब क्या था स्पेसिफिक हीट रेशियो याद है ना Yes, sir. नाम क्या था इसका Specific heat ratio। स्पेसिफिक हीट रेशियो नाम है इसका गामा लो इसका फॉर्मूला क्या होता है Cp अपॉन में Cv याद है हाँ, वो एक और ऐड किया गया इसमें। यार कितना अच्छा था ये। हाँ